हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो कल संडे है, संडे को वापस हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं पीआईबी की वो सारे कवर किए जाते हैं। जिनके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उसको हम पीआईबी सीरीज में कवर कर लेते हैं। उसके अलावा ये छोटे मोटे आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं, ताकि पीआईबी की कोई भी न्यूज़ हमारी ना छूटने पाए। क्योंकि आप सभी को पता है पीआईबी किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज का पहला आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड क्या किया जा रहा है इसके लिए, या फिर कौन इसकी ऑथराइजिंग एजेंसी है, वो सब बात की जाएगी आपके इस आर्टिकल में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, इसको नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सेटअप किया था, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत कार्य करता है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जा सके। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप्स तो रन कर ही रहे हैं। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी स्टार्टअप्स का उतना जोर नहीं है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके स्टार्टअप्स और वेंचर्स को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड बनाया गया। 2017 सितंबर में बनाया गया था। किसने सेटअप किया था? वही आपका नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत आता है। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के लिए 100 करोड़ का कमिटमेंट किया गया था, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेटेड है। यानी जब आपका स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट रीजन से होगी, तभी आपका ये 100 करोड़ यूटिलाइज किया जा सकेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, इस स्कीम के तहत 25 लाख से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है पर वेंचर। यानी कि सपोज करिए आपने वेंचर मतलब कि स्टार्टअप ओपन किया, तो आपको वेंचर कैपिटल की जरूरत होगी, तो आपको 25 लाख से 10 करोड़ तक का दिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये 25 लाख से 10 करोड़ का जो पीरियड दिया जाएगा, ये 4 to 5 ईयर्स का होगा। यानी ऐसा नहीं कि आज दिया कल आपसे ले लिया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए 25 लाख से 10 करोड़ तक का आप वेंचर कैपिटल ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड से। क्लोज एंड फंड क्या होता है? क्लोज एंड फंड में ये होता है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है ये, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ शेयर जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने वाले को। हालांकि इसको आप रिडीम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वापस आपको पे करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टअप ओपन होने पे क्या होते हैं, कुछ लोग शेयर ले लेते हैं, बाद में उसको सेल कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट कर दिया कंपनी तो बाद में उसको सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने शेयर लिया, आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, बेच नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज एंड फंड। आपके पास लिमिट यही है कि ये नॉन रिडीमेबल है, यानी रिडीम नहीं कर सकते हैं आप इनको। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज एंडेड फंड। तो नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के तहत असम में अमाउंट जो है खर्च किया गया है। तो 100 करोड़ का वेंचर कैपिटल प्रोवाइड किया गया नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के लिए। नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत आता है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सितंबर 2017 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोजन, इसको ऑटोमोटिव फ्यूल के तौर पर कैसे प्रमोट किया जाए। सीएनजी में हाइड्रोजन जो है ब्लेंडिंग की ही जाती है, फिर आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है यूज ही किया जाता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए कुछ किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस बार का जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2021 को, फिनांस मिनिस्टर जी ने यानी निर्मला सीतारमण जी ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया 2021-22 के लिए। पर्पस क्या था? हाइड्रोजन को ग्रीन पावर सोर्सेस से बनाना। देखिए, थर्मल पावर प्लांट से तो हम हाइड्रोजन बना ही रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन H2O से बन सकती है, तो हम थर्मल पावर प्लांट से कार्बन एमिशन क्यों कर रहे हैं? इसके लिए इस बार बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 लॉन्च किया गया, ताकि ग्रीन पावर सोर्सेस से हाइड्रोजन बनाई जा सके। ये क्या करेगी? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, ताकि ग्रीन पावर सोर्सेस से आपकी हाइड्रोजन बनाई जा सके और इसको मल्टीपल सेक्टर में यूज किया जा सके। हाइड्रोजन जो बनेगी उसको मल्टीपल सेक्टर में यूज किया जाएगा, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होगा। सितंबर 2020 तक जो HCNG होता है, हाइड्रोजन विद CNG, उसमें 18% तक हाइड्रोजन आपका ब्लेंड किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए थे, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम, साथ ही साथ एडवांस हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए थे, ताकि हाइड्रोजन और फ्यूल सेल पर रिसर्च को इंक्रीज किया जा सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना फंड दिया, जो कि हमारे लिए बेसलेस है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इस बार जो लॉन्च किया गया बजट में, ताकि ग्रीन सोर्स हो हाइड्रोजन क्रिएशन का। बजट 2021-22 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया।
ताकि ग्रीन सोर्स हो आपका हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का कैसे यूज किया सकता है ऑटोमोटिव सेक्टर में, इसका एक रोड मैप बनाया जा सके। इंडिया का टारगेट क्या है? 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। तो उसके लिए जो आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन है 2021-22 बजट में अनाउंस कर दिया गया है और 1500 करोड़ भी एलोकेट किए गए हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन को ग्रीन सोर्स बनाने के लिए 1500 करोड़ दिए गए हैं इस बार के बजट में। और आपको पता ही है ग्रीन सोर्स का हमारा ग्रीन एनर्जी का टारगेट कितना है, ये बताने की जरूरत नहीं। 175 गीगावाट, 175 गीगावाट में से 100 आपका किससे है? सोलर से, 60 आपका विंड से है, बाकी आपको पता ही है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिखेगा, 1s2 इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट होने का नुकसान ये होता है कि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में हल्का हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है हवा से। तो कभी भी आपको हाइड्रोजन जो है लोवेस्ट एटमॉस्फेयर में नहीं दिखेगा, इसको ऊपर ही आपको दिखेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जीरो एमिशन फ्यूल है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ही यूज किया सकता है, तभी तो आप H2O यूज करते हैं। और ऑक्सीजन जो है फ्लेमिंग का काम करता है, हाइड्रोजन को जलाने में ऑक्सीजन बहुत हेल्प करता है। स्पेस जो स्पेसशिप होते हैं उसमें लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन रख लिया जाता है, बाद में वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में तो यूज किया ही जा रहा है स्पेस क्राफ्ट प्रपल्सन में, लेकिन अभी तक जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसमें इतना यूज नहीं किया जा रहा है। हालांकि इंटरनल कंबस्टन इंजन में भी इसको यूज किया सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च कर दिया है। पावर जनरेशन कैपेसिटी पर दूसरा आर्टिकल है, देख लेते हैं क्या बात की गई है पावर जनरेशन के विषय में। देखिए, पावर जनरेशन जो इंडिया में होता है वो मोस्टली कन्वेंशनल मेथड से होता है। 30 जून 2021 तक की अगर बात की जाए तो इंडिया की इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी? 384 गीगावाट। कितनी थी? 384 गीगावाट। गीगावाट में याद रखें सिर्फ न्यूक्लियर को छोड़कर, तो आपको इजी रहेगा रटने में। तो इंडिया की जून 2021 तक पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 384 गीगावाट, इसमें जिसमें से 234 थी आपकी थर्मल, 46 थी आपकी हाइड्रो और 97 के आसपास थी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी थी? 6780 मेगावाट। तो इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी 384 गीगावाट थी, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारी चीजें कर रही ताकि सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अगर बात की जाए कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी इसका टारगेट क्या है या फिर क्या कोशिश की जा रही है, तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी को बात की गई है कि 2024-25 तक ये जो पहले से है आपकी, उसमें एड ऑन कितना करना है? तो थर्मल ऐड करना है 36 गीगावाट, हाइड्रो ऐड करना है 10 गीगावाट और न्यूक्लियर एनर्जी 5 गीगावाट ऐड करनी है। पहले से जो आपका ये है उसमें इसको ऐड कर देना है। ये आपका कन्वेंशनल मेथड से पावर जनरेशन हो गया। हालांकि 2022 तक के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट है, 175 गीगावाट 2022 तक का टारगेट है, जिसमें से आपका 100 गीगावाट सोलर, अभी बताया मैंने आपको, 60 गीगावाट विंड और फिर 10 गीगावाट आपका बायोमास से आएगा। उसके बाद आपका 5 गीगावाट कहाँ से आएगा? स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल कर लिया है। इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर है। सोचिए क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेस हैं इनकी वजह से। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में हम लोग कोल बर्न करते हैं, थर्मल आप देख ही पा रहे हैं ना, लार्जेस्ट परसेंटेज थर्मल का है। आप अगर इसको देख लीजिए 384 में से 234 लगभग 70% के आसपास आपका थर्मल का दिखाई पड़ जाएगा, 60 to 70%। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया इसके लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने INDC जो आपका COP21 यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक अपने GDP के 33 से 35% तक रिड्यूस करेगा 2005 के लेवल के हिसाब से। और वहीं 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इंडिया की जो भी इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। समझ रहे ना, हाइड्रो से आएगा लेकिन थर्मल वाले प्लांट से नहीं आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था। तो 33 to 35% ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन 2005 के लेवल से, और 40% क्या जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगी। देखिए कई सारे स्टेप लिए गए हैं ताकि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स हैं, इनको कम करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे अपग्रेडेशन किया जा रहा है जो हमारे पहले से प्लांट स्टेब्लिश हैं, फिर
फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन किया जा रहा है, कंबस्टर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि हमारा इन गैसों का आपका एमिशन कम हो सके। फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने की प्रोसेस को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम कहते हैं। मैं फ्यूल बोल गया, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है, याद रखिएगा, और किसी गैस की बात नहीं की जा रही है। तो रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अच्छा, ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम 2017 डेडलाइन के तौर पर यूज किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उससे रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, पहली बार एमके भान फेलोशिप यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था। फर्स्ट टाइम एमके भान फेलोशिप यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम, इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। टोटल 358 एप्लीकेशन आए थे, इसमें से 50 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एमके भान फेलोशिप यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें टारगेट था 35 वर्ष की एज तक के जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनको लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड एरियाज में रिसर्च के लिए इनकरेज किया जाए। इसीलिए एमके भान फेलोशिप यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था, मंथली अगर जैसे आपने सिलेक्ट कर लिए गए हैं आप फेलोशिप में, जैसे ये 50 लोग सिलेक्ट कर लिए गए हैं, तो इनको मंथली कैश मिलता था 75,000 रुपीज, ताकि वो इस फील्ड में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें। तो ये आपका एमके भान यंग रिसर्चर्स फेलोशिप प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। 75,000 रुपीज का मंथली अमाउंट मिलता है। इसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, 2018 में लॉन्च की थी। पर्पस क्या था, डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करना पीएचडी प्रोग्राम में। कैसे, सपोज करिए स्टूडेंट्स इन सारे इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत आपको एग्जाम बीट करना पड़ेगा, जो टेस्ट वो लेंगे या फिर आपका जो कंबाइंड स्कोर होगा, मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से पीएचडी प्रोग्राम में आपको आईआईटीज में, जानी मानी आईआईटीज में एडमिशन डायरेक्टली दे दिया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम के तहत। तो इसके लिए 2018 में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम लॉन्च की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। सपोज करिए आपका एडमिशन हो गया, पीएचडी आपको करवाई जा रही है, तो आपको फर्स्ट 2 ईयर के लिए 70,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। फिर अगले 3 वर्ष के लिए, यानी 5 वर्ष का ये फेलोशिप प्रोग्राम था, अगले 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपीज मिलेगा। फर्स्ट 2 ईयर्स पर फर्स्ट 2 ईयर के लिए 70,000 रुपीज मिलेगा, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपीज मिलेगा, और 4th और 5th ईयर के लिए 80,000 रुपीज मिलेगा। तो ये था आपका प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। हालांकि इसके अलावा भी 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से ग्रांट आपको दी जाती है, ताकि आप रिसर्च की फील्ड में कहीं जाना चाहें, खर्च करना चाहें, तो आप अलग से खर्च कर सकें। तो 5 वर्षों तक ये ग्रांट अलग से दी थी। तो 5 वर्षों में 10 लाख की ये ग्रांट हो गई। बाद में 70,000 पर मंथ का ये, फिर 2 वर्षों के लिए आपका 3rd ईयर के लिए 75,000, फिर 4th 5th के लिए 80,000 रुपीज। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में बहुत फंड दिया था। हालांकि अभी ये सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाया, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इसमें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में, क्योंकि पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन अब कोई नहीं चाहता मेरे ख्याल से। ठीक है, आईआईटी एनआईटी करने के बाद लोग डायरेक्टली पैकेज ले रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पोषण अभियान से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को, यानी वुमेन्स डे वाले दिन, आपका पोषण अभियान लॉन्च किया। पर्पस क्या था, फेज वाइज मैनर में न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है चिल्ड्रंस की 0 to 6 ईयर्स तक की बात की जाए, एडोलसेंट गर्ल्स की, प्रेग्नेंट वुमेन्स की, लैक्टेटिंग मदर्स की, इनको टाइम बाउंड मैनर में सही किया जा सके, बेहतर किया जा सके। तो 3 वर्षों के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। देख लेते हैं अब इस बार के बजट में क्या किया गया है। पोषण अभियान 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। तो पोषण अभियान मिशन पोषण 2.0 लॉन्च कर दिया गया है बजट 2021-22 के बाद, पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, ताकि न्यूट्रिशनल कंटेंट को बेहतर किया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपको पता ही है, अप्रैल ये लॉन्च की जा चुकी है स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अभी इसके विषय में पढ़ेंगे हम। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक लगभग 76.19 लाख बेनिफिशरीज इसमें ऐड किए गए हैं, और उसके अलावा इनरोल हुए हैं 84.54। तो इस 84.54 में से 76.1 लाख बेनिफिशरीज को फायदा मिल चुका है, और एक ही वर्ष में इतना अमाउंट जो है पे किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2010 में इनिशियल तौर पे ये लॉन्च की थी। 2017 में ये ओरिजिनल नाम जो आपका देख पा रहे हैं ये पड़ा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इंदिरा गांधी द्वारा नाम हटा दिया। उसके बाद 2017 में डायरेक्टली इसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। इसमें देखिए क्या होता है। पहली बात तो जो आपको जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत इनिशियल तौर पे 1000 रुपीज दिया जाता है। ठीक है, 1000 रुपीज दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, यानी आप हॉस्पिटल में जाके आप डिलीवरी करवाएंगे तभी आपको 1000 रुपीज मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपीज का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए, एकमात्र लाइव बर्थ के लिए है। पहले जो इंदिरा गांधी में था वो 2 बच्चों के लिए था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए कर दिया गया है। 19 वर्ष से ऊपर की महिला की एज होनी चाहिए, ये भी है, कंडीशनल है। तो मैंने अभी बताया कंडीशनल कैश ट्रांसफर है, यानी 19 ईयर एज तो आपकी माँ की होनी चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए आप एलिजिबल हैं 5000 रुपीज के लिए। हालांकि ये जो जननी सुरक्षा योजना के लिए है ये आपको 1000 रुपीज मिलेगा ही। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये लाई गई थी, जिसके तहत मैंडेटरी कैश ट्रांसफर था ही 6000 रुपीज का। तो अब देखिए कैसे इन्होंने किया, क्योंकि अलग अलग रुपए खर्च करने का क्या मतलब। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या किया इन्होंने, 5000 रुपीज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देने थे, जननी सुरक्षा योजना में 1000 रुपीज और देने थे, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 6000 रुपीज और देने थे। मतलब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि लैक्टेटिंग मदर्स को 6000 रुपीज मिलने चाहिए। तो इन्होंने एक ही में यानी 6000 रुपीज में सारा काम कर दिया, जिसमें से 5000 रुपीज आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए हो गए, 1000 रुपीज जननी सुरक्षा योजना के लिए हो गए, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका कहता ही है कि 6000 रुपीज का कैश ट्रांसफर मिलना चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए 5000 रुपीज मिलते हैं, और बाकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपए अलग से मिलता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिजल्ट आ गया, आपको पता ही है। कई सारे स्टेट्स में इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चाहे वो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो यानी 28 डेज से नीचे की डेथ हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो यानी 1 वर्ष से नीचे की डेथ हो, या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, सबसे ज्यादा देखी गई है बिहार में। यानी बिहार की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, याद रखिएगा। और केरला में लोएस्ट डेथ रेट देखा गया है तीनों का। तो बिहार में ये तीनों काफी ज्यादा है, जबकि केरल में लोएस्ट है आपका, तो केरल बेस्ट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में डिक्लाइन हुआ है। 1 लाख लाइव बर्थ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, 113 है। 2016 से 2018 के बीच की बात की जाए तो 2016 से 2018 के बीच में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 रहा है आउट ऑफ 1 लाख लाइव बर्थ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 है वो क्या करता है, वो कहता है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 1 लाख लाइव बर्थ पे 70 होना चाहिए। ये याद रखिएगा आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 70 होना चाहिए, और इंडिया का कितना है 2018 तक 113। हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पूरा डाटा नहीं आया है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का भी डाटा नहीं आ पाया है। बाकी नियोनेटल का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, इनका सबका डाटा आ गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे ही फेज 2 का भी रिजल्ट आएगा, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में आ जाएगा। कोविड के कारण डिले हो गया है, तो वो हम लोग बाकी पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये अगला आर्टिकल है, इसके विषय में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो भी पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज, यानी जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, इसके लिए 25% पॉपुलेशन को लिया जाता है। जैसे का एकलव्य मॉडल स्कूल कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी 20,000 हो, 20,000 के आसपास हो, या फिर सर्टेन परसेंटेज ग्रुप है। वैसे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज 25% पॉपुलेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक एसेट्स और बेसिक एमिनिटीज को डेवलप किया जाता है। मई 2018 में ये स्कीम रिस्ट्रक्चर की गई थी, तब इसका नाम पड़ा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। अभी इसके तहत 308 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाता है, याद रखिएगा। कितने, 308 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाता है, और 109 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी क्रिएट किए गए हैं। 2018 में ये रिस्ट्रक्चर की गई है स्कीम। इसका मतलब ये लॉन्च पहले हुई होगी, तो 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हुई थी। अभी क्या नाम था इसका, तब वो भी पढ़ेंगे आगे चल के। पिछले 7 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, 43,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है।
इन 43,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट आई है 10,955.75 करोड़। तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास ये 43,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जा चुका है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 186 हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए 512 करोड़ रुपीस दिए। कितने? 512 करोड़ रुपए दिए हैं 186 हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। मैंने अभी आपको बताया था प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2018 से इस नाम में इंप्लीमेंट हो रहा है। इससे पहले नाम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2008-9 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम देखिए नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड हैं, 6 है ना टोटल, उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए काम करता है। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, वहां पर बेसिक कम्युनिटीज को डेवलप करता है। वर्तमान में इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। लेटेस्ट जो है जैन ऐड की गई थी मेरे ख्याल से 2014 के आसपास, ये एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन 6 कम्युनिटीज यहाँ पे देखिए, मुस्लिम 6, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, 6 याद रखिएगा, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो सेक्शन 2 के तहत आइडेंटिफाई की जाती है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे पीआईबी में। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीआईबी लेके, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।